एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र। क्या पढ़ रहे थे? भारतीय काव्य शास्त्र। उसी के कड़ी में हम इसे आगे जोड़ देंगे, उसी प्लेलिस्ट में। आप एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बस 2 ही मिनट का वीडियो होने वाला है, जहाँ से एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम में तय होता है। ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके समक्ष आपका प्रश्न, ध्यान देंगे आप। संस्कृत काव्यशास्त्री रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं, जहां से मिलान वाला प्रश्न यूजीसी नेट, कोई भी आप उच्च लेवल की परीक्षा देंगे वहां पे 1 नंबर आपको दिलाएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा, भरत मुनि, जिनकी रचना है नाट्यशास्त्र। क्या है? नाट्यशास्त्र। और यह किस समय के कवि हैं? तो यह प्रथम शती के हैं या प्रथम शताब्दी के हैं। और इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र किस समय का है और ये किस समय के आचार्य हैं, मिलाने के लिए एक प्रश्न बनता है। और इसी नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। किसकी दी जाती है? तो पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। 4 वेद हैं, ये 5वां वेद उसी में जोड़ा जाता है, जिसमें इस पंचम वेद में आप याद रखेंगे, नाट्यशास्त्र का जो पंचम वेद है, मतलब ये नाट्यशास्त्र है, इसमें 6000 श्लोक हैं। कितने हैं? तो 6000 श्लोक हैं और 36 अध्यायों वाला यह नाट्यशास्त्र है। अगला प्रश्न, अगला देखेंगे आप, भामह, ये 6ठी शती के माने जाते हैं। काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। कौन सा इनका ग्रंथ है? तो इनका काव्यालंकार ग्रंथ है, जिसमें 6 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? तो 6 परिच्छेद हैं। आप याद रखेंगे। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक पंक्ति है, शब्दार्थो संहितो काव्यम, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और दंडी जो है कि जाने जाते हैं वक्रोक्ति अलंकार के लिए। किसके लिए? तो वक्रोक्ति अलंकार को सभी अलंकारों का मूल माने हैं, याद रखेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ जो है कि ये काव्यशास्त्री और उनके आलोचक जो हैं, उन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाओं को और उनकी शताब्दी को देखने का कार्य कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं आपके समक्ष ये दंडी। ये 6ठी शताब्दी के हैं। भामा कब के थे? 6ठी के थे। काव्यादर्श इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है दंडी की। आगे देखेंगे, दंडी की एक जो है कि जो रचना है, लगभग इसमें ये पूछा जाता है कितने परिच्छेद में है, तो कभी कभी ऑप्शन में 3 होता है, तो कभी कभी 4 होता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारा अलंकारान प्रच्छते। यही बहुत इम्पॉर्टेंट इनसे पूछा जाता है। अगला देखेंगे, अब आ गया आपके उद्भट। कौन आगे? उद्भट। ये 8वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह। तो उद्भट से सार संग्रह याद कीजिएगा, क्योंकि काव्यालंकार आपने भामह की रचना पढ़ ली है। ये किस शताब्दी के हैं? तो ये कभी कभी आपको 8वीं, कहीं कहीं आपको 9वीं भी मिल सकता है। 8वीं का पूर्वार्ध होगा, 9वीं का प्रारंभ। और इनका जो ये सूत्र है, इनका सूत्र बहुत छोटा सा है, ननु शब्दार्थो काव्यम। क्या है? ननु शब्दार्थो काव्यम। अब देखेंगे नेक्स्ट, अगले जो है कि लेखक को देखिए आप, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये रहे अब आपके सामने वामन। ये 8वीं शती के हैं। किस शती के हैं? तो 8वीं शती के हैं। अभी आपने ऊपर देखा भामा की रचना है काव्यालंकार, इसके बाद आपने उद्भट की रचना देखा काव्यालंकार सार संग्रह। एक जगह कलेक्ट कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो वामन की रचना है, वहाँ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। तो ये वृत्तिकार भी माने जाते हैं, और यही वामन है जिसे रीतिकाल में आप देखे होंगे। तो रीतिकाल के जो रीतिकाल है, वहाँ से इनसे बहुत सारे कंटेंट, रीतिकाल के हिंदी के कवियों ने बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की है, वही वामन है। ठीक है। तो रीति संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। किस संप्रदाय के? तो रीति संप्रदाय के आचार्य ये माने जाते हैं। याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगला हम देख रहे हैं रुद्रट। किसको देख रहे हैं? रुद्रट को। ये रहे आपके समक्ष रुद्रट, 9वीं सदी के हैं। अब इनकी भी रचना है काव्यालंकार। तो भामह, कभी कभी भामह रहेंगे काव्यालंकार में, अगर भामह नहीं है तो आप सीधा कोरिलेट कीजिएगा रुद्रट से। अब आगे देखिएगा आप, और इनका आप देखेंगे आप आनंद वर्धन।
तो इनकी भी रुद्रट की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जाती है परीक्षा में मिलान करने के लिए, नोट कर लीजिए। ननु शब्दार्थो काव्यम, क्या है? ननु शब्दार्थो काव्यम। आगे चलिएगा, और रुद्रट से एक चीज और याद रखेंगे, यह जो है कि माने लाटी रीति को चौथी रीति माने हैं। कुल रीतियां कितनी हैं? 3 मानी गई हैं, ये चौथी को मान दिए हैं लाटी। किसको माने हैं? लाटी को। प्रश्न बनता है, याद रखेंगे। अब आप देखिए, अब देखेंगे हम सभी आनंद वर्धन को, जिनकी रचना है ध्वन्यालाप। आनंद कैसा लगता है जब आप, तो आनंद की ध्वनि बहुत प्यारी लगती है। क्या लगती है? ध्वनि बहुत प्यारी लगती है। तो आनंद से ध्वन, यहाँ पे आनंद वर्धन भी दिया है, यहाँ पे ध्वन, तो इससे भी को रिलेट कीजिएगा। 10वीं सदी के हैं। किस सदी के हैं? 10वीं के, कहीं कहीं 9वीं सदी मिलेगा। ध्वन्यालोक इनकी रचना है, और इनकी जो ध्वनि है काव्यास्यात्मा ध्वनि, इनकी जो एक सूक्ति पूछी जाती है। और संप्रदाय इनका कौन सा है? तो ध्वनि संप्रदाय है। और आप देखेंगे ध्वन्यालंकार की, इसी के कोरिलेट करके ध्वन्यालंकार की एक टीका लिखे हैं ध्वन्यालोचक। क्या लिखे हैं? ध्वन्यालोक लोचन। किसने लिखा है? तो ध्वन्यालोक लोचन इनकी टीका है। किसकी टीका है? तो ध्वन्यालोक की जो टीका लिखी गई है ध्वन्यालोक लोचन करके। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। अब इनके जो टीकाकार कौन है? तो यही हैं अभिनव गुप्त। तो अब पूछा जाएगा ध्वनि। अब नेक्स्ट आपके ध्वनि के बाद यहाँ पे एक आचार्य और रहे जो हमसे छूट रहे थे, राजशेखर। राजशेखर हैं 10वीं शताब्दी के, काव्य मीमांसा। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 लोगों को कहाँ से देख रहे हैं? तो 10वीं शताब्दी से देख रहे हैं। बहुत बार ये लोग पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में, याद रखिएगा इनको। एक ट्रिक है, आप उससे नोट कर लीजिए। राजा ने कहा अभी धन नहीं है, 10 रुपए ले जा, कुंतक को दे दो। क्या कर को? 10 रुपए ले जाके राजा से आप देखेंगे राजशेखर हो जाएंगे। इसके बाद अभी से अभिनव गुप्त हो जाएंगे। इसके बाद धन से धनंजय हो जाएंगे। और आप देखेंगे तो धन से धनंजय हो जाएंगे। और कुंतक, ये सभी किस आचार्य के हो जाएंगे? तो 10 रुपए। तो एक बार ट्रिक को फिर से याद रखिए। राजा ने कहा अभी धन नहीं है, 10 रुपए ले जा, कुंतक को दे दो, ले जाकर कुंतक को दे दो। ये सभी किसके हैं? तो ये सभी 10वीं शताब्दी के। अब आप ध्यान रखिए, ये राजशेखर, इनकी रचना है काव्य मीमांसा। अभिनव गुप्त की रचना है ध्वन्यालोक लोचन। अब जो जिसके टीका इन्होंने लिखा है उसे आपने ऊपर देख लिया। रहे ये कुंतक, कुंतक की रचना ये है वक्रोक्ति जीवितम। क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक किस संप्रदाय के हैं? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक माने गए हैं। राजशेखर की काव्य मीमांसा, इनकी रचना बहुत बार पूछी जाती है। अभिनव गुप्त की, इन्होंने ध्वन्यालोक की टीका लिखा है। और एक रचना इनकी और है, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, वह है अभिनव भारती। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती, ध्वन्यालोक, 2 ही रचनाएं बार बार आपसे पूछी जाती हैं। अब देखेंगे धनंजय, 11वीं सदी के हैं, 10 रूपक इनकी रचना है। तो धनंजय 11वीं सदी, 10 रूपक। आचार्य भोजराज 11वीं सदी, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठा भरण, ये बार बार पूछी जाने वाली रचना है। अब आ गए नेक्स्ट, आपने देखा क्षेमेंद्र को। क्षेमेंद्र की 2 रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं, 11वीं सदी के हैं। औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठा भरण। तो यहाँ पे देखिए सरस्वती कंठा भरण था, यहाँ पे कवि कंठा भरण है क्षेमेंद्र का। मम्मट का काव्य प्रकाश 11वीं सदी। काव्य प्रकाश अगर आप लर्न कर लिए तो बहुत सारी ये कन्फ्यूजन आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि इनका मम्मट का काव्य प्रकाश बहुत बार पूछा जाता है। महिम भट्ट का 12वीं सदी, विवेक व्यक्ति विवेक है। रुयक का, ये भी 12वीं सदी, अलंकार सर्वस्व है। वाघभट्ट 12वीं सदी, वाग्य भट्टा अलंकार है। हेमचंद्र की रचना है काव्यानुशासन, बहुत बार पूछी जाती है, 12वीं सदी के ये हैं। नेक्स्ट देखेंगे जयदेव, यही जयदेव हैं जिनको विद्यापति की उपाधि मिली है। तो याद रखेंगे 13वीं सदी के हैं, विद्यापति 14वीं सदी के। तो 13वीं सदी के, इनकी रचना है चंद्रालोक। विश्वनाथ का है 14वीं सदी के, साहित्य दर्पण है। विद्याधर है 14वीं शताब्दी के, एकावली इनकी रचना है।
भानुदत्त 15वीं सदी के रसमंजरी, रसतरंगिणी इनकी 2 रचनाएं हैं भानुदत्त की। नेक्स्ट देखेंगे शेखर केशव मिश्र, 16वीं सदी के अलंकार इनकी रचना है। अप्पय दीक्षित कोयले आनंद बहुत बार पूछी जाती है, 16वीं सदी के। और चित्र मीमांसा इनको आप नोट कर लीजिएगा। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर 17वीं सदी के हैं ये। अगला है वेद व्यास जी हैं जिनका है अग्नि पुराण, और महर्षि यास्क निरुक्त है। ये रहा एक छोटा सा क्लिप वीडियो जो काव्य शास्त्र के ये लेखक उनकी रचनाओं से, उनकी स्थिति से 1 नंबर, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर पक्के होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा परिवार आगे बढ़ाने के लिए आप लोग मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद।